अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट सर्कल। मैं हूं नोमान चौधरी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अहमर नजीब। नाजरीन, क्रिकेट सर्कल की इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में भी हम तमाम तर चीज़ें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से मुतालिक डिस्कस करेंगे, जहां पिछले राउंड की टॉप परफॉर्मेंसेज हों, मैच के रिजल्ट्स हों या इस करंट राउंड में किस किस प्लेयर ने बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इसके साथ साथ हम जो है वो मैच ऑफिशियल्स के भी आपके साथ इंटरव्यू शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पिछले राउंड के रीकैप की जानिब। कुछ रीकैप का जिक्र करें, राउंड 4 की बात करें तो मुल्तान का मुकाबला हुआ भावलपुर की टीम के साथ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में और ये मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। साथ ही हम चलते हैं मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर फाटा का मुकाबला हुआ फैसलाबाद की टीम के साथ और फैसलाबाद की टीम ने डे 1 से ही डोमिनेट करते हुए इनिंग्स से शिकस्त दी फाटा की टीम को। इसके बाद आपको लिए चलते हैं शोएब अख्तर ग्राउंड रावलपिंडी में, जहां इस्लामाबाद और सियालकोट के दरमियान मुकाबला खेला गया। सियालकोट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बैक टू बैक दूसरी फतह हासिल की, जहां उन्होंने इस्लामाबाद को 311 रन से शिकस्त दी। इसके बाद लाहौर और कराची के दरमियान मुकाबला एबटाबाद स्टेडियम में ड्रॉ रहा, जबकि पेशावर की टीम ने एबटाबाद को शिकस्त देकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल पर अपनी सबकत बरकरार रखी। अब जिक्र करते हैं कुछ राउंड 5 का। तो राउंड 5 में एबटाबाद और सियालकोट के बीच में मैच खेला गया इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। इसके अलावा अगर हम मरगज़ार की तरफ थोड़ा रुख करें तो वहां पर मुल्तान और लाहौर वाइट्स की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल थी। अमर भाई, आपने कैपिटल का जिक्र तो कर लिया, अब हम आपको थोड़ा दूर लेकर चलते हैं पेशावर के इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां मुकाबला था भावलपुर और कराची ब्लूज के दरमियान। इसके अलावा एबटाबाद ग्राउंड में खेल रही थी इस्लामाबाद और फाटा की टीमें, जबकि शोएब अख्तर ग्राउंड रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल थी पेशावर और फैसलाबाद की टीमें। लीजिए जी, कुछ बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की। तो एबटाबाद से ऐसा गेस्ट प्लेयर खेलने वाले शाहनवाज धानी ने भी बिल आखिर 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, लेकिन उसके जवाब में हैदराबाद के मोहम्मद हसनैन जो खेल रहे हैं सियालकोट के लिए, उससे भी तगड़ी परफॉर्मेंस दी और एक शानदार स्पेल करते हुए 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अब जिक्र करेंगे रेड बॉल क्रिकेट के बेताज बादशाह मोहम्मद अब्बास की। मुल्तान के खिलाफ ईच इनिंग्स 5 आउट, 10 विकेटें पूरे मैच में हासिल की और मुल्तान की बैटिंग को हिला के रख दिया। साथ में जिक्र करेंगे भावलपुर के मोहम्मद अजब का, जिनकी बॉलिंग के चर्चे पूरी ट्रॉफी में चल रहे हैं। एक बार फिर 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए बाएं हाथ के ये टैलेंटेड खिलाड़ी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमिर जमाल, ईच इनिंग्स में लाहौर वाइट्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और साथ में ऐसा महसूस होता है कि अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी राउंड 5 के टॉप बॉलर्स का जिक्र तो आपने सुना, अब चलते हैं टॉप बैटिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ, जहां इफ्तिखार अहमद ने पेशावर की नुमाइंदगी करते हुए अपनी ऑल राउंड फॉर्म को बरकरार रखा है। फैसलाबाद के खिलाफ पहली इनिंग में शानदार सेंचुरी, दूसरी इनिंग में एक मुश्किल में घिरी हुई पेशावर की टीम को रिकवर करवाया उम्दा हाफ सेंचुरी के साथ। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है जिक्र करना साद खान का, जिनका ओरिजिनली ताल्लुक तो हैदराबाद से है, लेकिन वो भावलपुर की टीम की तरफ से खेल रहे थे और कराची रीजन की स्टार स्टडेड टीम के अगेंस्ट पहली इनिंग में एक उम्दा निफ सेंचुरी, सेकेंड इनिंग में शानदार सेंचुरी करके अपनी टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर साद खान ने। इसके अलावा एबटाबाद की तरफ से खेलते हुए मानसेरा के शाहजेब खान ने भी एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। उनकी टीम फॉलो ऑन का शिकार थी। शाहजेब ने मेक श्योर किया कि वो पूरा दिन बैटिंग करें और अपनी टीम को उन्होंने ना सिर्फ फॉलो ऑन से निकाला, बल्कि कुछ हद तक जो रिस्पेक्ट और रिस्पाइट है अपनी टीम की वो रिस्टोर की। इसके अलावा इस्लामाबाद के सरमद भट्टी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। खुशदिल शाह ने भी 150 रन की ज़बरदस्त बारी खेली। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जहां बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं बैटर्स भी कुछ ना कुछ हद तक जो है वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हद तक बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट जहां ऑन द फील्ड एक्शन और परफॉर्मेंस का नाम है, वहीं ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन या फिर आपको ओवरऑल डेकोरम किस तरह बरकरार रखना है वो भी क्रिकेट आपको सिखाता है। हम अक्सर आपकी प्लेयर्स, टॉप परफॉर्मर्स और कोचेस से तो मुलाकात कराते हैं, लेकिन बैकरूम स्टाफ में डेकोरम किस तरह मेंटेन किया जाता है, प्लेयर्स को मैनेज किस तरह किया जाता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं अज़हर जैदी साहब, जिनका ताल्लुक तो लाहौर से है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गुज़िश्ता 30 साल से मैनेजरियल रोल में वाबस्ता हैं। थैंक यू सो मच अज़हर जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ओवरऑल ये बताएं हमारे देखने वालों को थोड़ी उनकी एजुकेशन के लिए कि जो टीम मैनेजर का एग्जैक्ट रोल है वो होता क्या है और आप कितने अरसे से इस रोल के साथ जो है वो मुंसलिक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पता करने आए और हमें भी आपने लाइन पे लिया। बात यह है कि एक टीम अंदर खेल रही है, एक टीम बाहर होती है, उसमें कोचिंग स्टाफ समझ लें आप, मैनेजरियल जो भी स्टाफ है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना अंदर खेलने वाले को पता कोई नहीं होता कि यार उन्हें पता है लंच किस टाइम होगा, टी किस टाइम होगी, है क्या खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको ये देखनी पड़ती हैं और डॉक्टर का
हर चीज़ ऑफ द फील्ड बहुत काम होते हैं जो आम बंदे को नहीं पता होता। तो मैनेजर रोल असल में ये होता है कि बच्चों की तरह है, और हमारे तो ख़ास तौर पे ये बिल्कुल ही बच्चों की तरह है। मैंने 65 में मैट्रिक किया था, अल्लाह का शुक्र है, और जब से मैं एक क्लब भी चलाता हूँ, टीम भी चलाता हूँ, और ख़ुशी होती है काम करके। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जितने भी मैचेस मैंने किए मैं टीम के साथ आया हूँ, टीम के साथ गया हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ग्राउंड से गायब हूँ या होटल से गायब हूँ। मेरी कोशिश होती है कि यार कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो मैनेजर से पूछा जाता है, वो किसी लड़के से नहीं पूछा जाता। कोच का अपना रोल है, मेरा अपना। हर बंदे को अपने डोमेन में काम करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है मैं कर रहा हूँ। अच्छा अजहर साहब, ये बताएं कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, आपने जिस तरह कहा कि आप 30 साल से काम करें, कौन कौन से बड़े प्लेयर जो आपके अंडर, जब आपके टीम मैनेजर के तौर पे रहे, तो वो पाकिस्तान की नेशनल टीम या पाकिस्तान ए, पाकिस्तान शाहीन से कुछ बड़े नामों के बारे में हमें बताइए। सर मेरी जो पहली टीम थी उसमें तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, एजाज अहमद, मतलब वो खिलाड़ी, अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी तो जूनियर प्लेयरों में थे उस वक़्त के। मैं शुआइब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, मतलब वो सारे बड़े नाम जो इस वक्त क्रिकेट के लेजेंड कहलाते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। और हर लड़का, आपको शायद ये भी पता है कि मुझे कप्तान जी कहते हैं, नाम बहुत लोगों को नहीं पता। और वो कप्तानों का कप्तान भी मुनीर हुसैन साहब ने मुझे खिताब दिया था, कमेंटेटर ने। तो उन्होंने कहा जब आपको कप्तान जी कहते हैं तो इसका मतलब आप कप्तानों के कप्तान हुए। तो ये देखें ना, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं तो हमें तो ग्राउंड में आके ही मज़ा मिलता है। साफ बात है कि ग्राउंड में लड़कों को देखते हैं, मैचेस हार जीत एक डिफरेंट चीज़ है। और इन यंगस्टर के लिए भी देखें, ये बेहतरीन मौका है, ये एक सीढ़ी है पाकिस्तान में टीम में आने की। तो यहाँ आपको परफॉर्म करना है। मैं लड़कों को भी, यंगस्टर को ये कहता हूँ कि बेटा आप सीनियर के साथ खेल रहे हो, आप उनसे भी कुछ सीख सकते हो। आप जूनियर के साथ खेल रहे हो, उनके भी सीख सकते हो। तो यू हैव टू परफॉर्म। सीनियर अपनी जगह सीख रहा है, जूनियर अपनी जगह सीख रहा है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़रूर नहीं चाहिए। और ऑफ द फील्ड जो है ना, वो डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। जैसे साहब आपने डिसिप्लिन का जिक्र किया हो ना, लाइटर नोट ये बताइए कि जितनी भी आपने अरसा गुजारा टीम के साथ, सबसे आसान कौन सा प्लेयर के साथ गुजारा करना हुआ या किसने, और सबसे मुश्किल आपको ना लाइटर नोट कौन सा प्लेयर लगा जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल रहा आपके लिए? आप ये समझते हैं कि मेरे साथ जावेद मियांदाद साहब कोई थे, आमिर सोहेल साहब कप्तान थे, मोइन खान भी मेरे साथ एक टीम के कप्तान रहे हैं, और बता कि ये तमाम वो लोग हैं, शाहिद अख्तर वगैरह, कि जिनको साथ बैठ के आपने हैंडल करना है। ये नहीं कि कोई खुदा न खासा कि डिसिप्लिन वाइज कोई प्रॉब्लम करते थे, लेकिन लाजिम बात है, एक बड़ा नाम था, हर बंदा फ़ोटो खिंचाना चाहता है, हर बंदा उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता है। तो वो मैनेजर का काम, और लोगों को नहीं पता कि अगर लड़के ने परफॉर्मेंस ना दी हो ना, उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, ना फ़ोटो खिंचाने को, ना ऑटोग्राफ। तो हम कई जो जानने वाले लोग तो उनको समझा देते थे कि भाईजान जिसने 100 किया ना, आप उसके गले में भी हाथ डाल देंगे, वो माइंड नहीं करेगा। जो 0 पे आउट होकर आ रहा है वो क्यों हंसेगा, क्यों आपके डालेगा? तो पब्लिक व्यू अपना। लेकिन मैं लड़कों को ये भी समझाता हूँ कि यार आप खुशकिस्मत है, कोई अरबों रुपये भी लेके खड़ा हो ना, कोई ऑटोग्राफ नहीं लेता, कोई फ़ोटो नहीं खिंचाता। मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि यार कोई बंदा आपसे फ़ोटो खिंचाना चाहता है तो प्लीज़ उसके साथ एक अच्छे अंदाज में फ़ोटो बनाएं, ताकि वो अपने घर जाके लगा सके। अच्छा जैसे साहब, आखिर में ये बता दें कि आप कायद आज़म ट्रॉफ़ी के बहुत सीज़न आपने सेंट्रल पंजाब के साथ भी कवर किए। इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी में आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो किस तरह की दिख रही है? लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ इस वक्त 3 मैचेस यहाँ हो रहे हैं, एक पेशावर में हो रहा है, एक एबटाबाद में हो रहा है। तो वेल बैलेंस्ड है और इंतज़ामात भी अच्छे हैं। किटें भी आपको पता, लड़के चेंज होते हैं हर मैच के बाद, तो बड़ी उनकी क्विक सर्विस है, भेजते भी रहते हैं। सबके पास कोचेज़ भी हैं अलग अलग। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि देखें, आप जब टेबल पे कोई चीज़ सजा देते थे ना, वो बड़ा आसान है प्राइजेज लेना, लेकिन जो पीछे बैठ के अरेंज कर रहे हैं उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि जिस तरह मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह किटें पहुंच रही हैं, रातों रात किटें भेज रहे हैं, इस तरह बसेस हैं, लोडर हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी कोशिश ज़रूर कर रहा है कि यार एक, अभी देखिए इम्प्रूवमेंट की हर वक्त जगह टाइम है। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, डायमंड की ग्राउंड में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, केरल में आपको पता उनका अपना माहौल है। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए हमेशा सोचना चाहिए, और खुदा करे कि ये अच्छे तरीके से कामयाब हो ट्रॉफ़ी, और यहीं से प्लेयर आपको पता ऊपर बनता है। जी अमर, अब हम चलते हैं राउंड 5 की मैच समरीज की तरफ। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में मुकाबला खेला गया सियालकोट और एबटाबाद के दरमियान,
और क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है सियालकोट ने, जहां उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बैक टू बैक थर्ड फतह हासिल की है और अपनी जो सबकत है उसको बरकरार रखा है। ओवरऑल इस इनकाउंटर की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए सियालकोट ने 385 रन स्कोर किए और उसमें क्रेडिट जाता है आज़ान अवैस को, जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मोहसिन रियाज और अब्दुल्ला शफीक की निफ सेंचुरियां शामिल थीं, जबकि एबटाबाद की तरफ से शाहनवाज धानी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑब्वियसली जब आपके स्कोर बोर्ड पर 385 रन हो तो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग टीम जो है वो अंडर प्रेशर आती है, और वही प्रेशर हमने एबटाबाद की तरफ से देखा, जो सिर्फ 92 रन पर ऑल आउट हो गई और फॉलो ऑन का शिकार हुई। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो सियालकोट के लिए मोहम्मद हसनैन ने 5 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग में चूंकि फॉलो ऑन जो है वो इन्फोर्स करने में कामयाब रही सियालकोट की टीम, तो दूसरी इनिंग में बहुत हद तक मुज़ाहमत देखने को मिली हमें एबटाबाद की तरफ से, जहां शाहजेब खान ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन एबटाबाद सिर्फ 50 रन की लीड ले पाया और इस टारगेट को बाआसानी हासिल करने में कामयाब रही सियालकोट की टीम, जिन्होंने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल करके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लीडर बोर्ड पर अपनी सबकत जो है वो बरकरार रखी है। अब जिक्र करते हैं कराची ब्लूज बामुकाबला भावलपुर, जो कि मैच खेला गया पेशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैच की खास बात यह थी कि भावलपुर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तारीख की सबसे सक्सेसफुल टीम कराची ब्लूज को यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दी। और इस मैच में अगर जीत का सेहरा अगर किसी एक बैट्समैन को जाता है, वो बाएं हाथ से खेलने वाले स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साद खान है। एक इनिंग्स में निफ सेंचुरी, एक इनिंग्स में सेंचुरी, जो कि मैच बहुत दूर ले गई कराची ब्लूज से। और इस मैच में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली मोहम्मद अजहब की तरफ से। एक इनिंग्स में 5 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में भी उनकी कारकर्दगी शानदार थी और इस तरह से भावलपुर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जायंट टीम कराची ब्लूज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इसके बाद मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुल्तान और लाहौर वाइट्स के इनकाउंटर का जिक्र करते हैं, जहां कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में लाहौर वाइट्स ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 6 विकेटों से मुल्तान को शिकस्त दी। ओवरऑल मैच समरी की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान ने 184 रन स्कोर किए, जहां बॉलिंग में लाहौर वाइट्स की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने 5, जबकि आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 184 के जवाब में लाहौर वाइट्स की तरफ से कासिम अकरम ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। 283 रन लाहौर ने स्कोर बोर्ड पर सजाए। कासिम अकरम की शानदार निफ सेंचुरी, उन्होंने 61 रन बनाए। अली ज़रियाब के 57, जबकि आमिर जमाल के 45 रन नुमाया थे। मुल्तान अपनी सेकेंड इनिंग में सिर्फ 199 रन कर पाया। इमरान भट्ट के 71 और वकार हुसैन के 49 रन नुमाया रहे। 84 रन का टारगेट मिला लाहौर वाइट्स की टीम को, जो उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अब जिक्र करते हैं इस्लामाबाद और फाटा के दरमियान खेला गया मैच एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। इस्लामाबाद ने पहली इनिंग्स में रोहेल नजीर और सरमत भट्टी की शानदार सेंचुरी की बदौलत एक बड़ा टोटल सेट किया और आकिफ जावेद ने फाटा की तरफ से 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में फाटा की टीम पहली इनिंग्स में कम ही टोटल पे ढेर हो गई, जिसमें हुनैन शाह, मूसा खान और शाहान शेख ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। जवाब में सेकंड इनिंग्स में जब फॉलो ऑन हुआ तो खुशदिल शाह मुश्किल मौके पे आके एक बड़े 100 कर दिया, बेहतरीन इनिंग्स खेली और काफी हद तक वो वापस लेकर आए फाटा की टीम को मैच में। दूसरी इनिंग्स में इस्लामाबाद का आगाज एक बार फिर से बहुत शानदार था। राजा हमजा वहीद और शामिल हुसैन ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, लेकिन मुकर्रर वक्त के अंदर मैच का नतीजा ना निकल सका और यूं ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब जिक्र करते हैं फैसलाबाद और पेशावर के बीच में खेला गया राउंड 5 का ये मैच शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर पेशावर ने पहले बैटिंग की। इफ्तिखार अहमद की शानदार सेंचुरी काबिले जिक्र रही। बॉलिंग में फैसलाबाद के बॉलर्स ने खूब चिप इन किया। जवाब में फैसलाबाद की पहली इनिंग्स में जवाब बहुत भरपूर था। यहां पर फहामुल हक आए और छा गए और ऐसी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की कि जिसकी बदौलत फैसलाबाद की टीम को पहली इनिंग्स में लीड हासिल हो गई। दूसरी इनिंग्स में पेशावर की टीम बड़ा स्कोर ना कर सकी। इसमें खास बात थी बेहतरीन बॉलिंग, जिसमें जहांदाद खान और आफाक आफरीदी दोनों ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। जब टारगेट चेस करना था फैसलाबाद की टीम को, तो इस मर्तबा चमके फैसलाबाद के लिए आसिम अली और अतीकुर रहमान दोनों ने निफ सेंचुरियां करके बाआसानी बिलाखिर ये मैच जितवा दिया 7 विकेटों से अपनी टीम फैसलाबाद को, और इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा किसी टीम ने पेशावर की टीम को शिकस्त दी है।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के राउंड 5 के मैचेस की खास बात ये रही है कि बेशतर मैचेस में हमें नताइज देखने को मिले हैं, यानी जैसे जैसे ट्रॉफी के मैचेस आगे बढ़ रहे हैं हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहां पर स्टार्ट में नुमान हमें फ्लैट विकेट्स देखने को मिले थे, अब कुछ मैचेस में हमें थोड़ी सपोर्टिव विकेट्स देखने को मिल रही है। तो गर्ज ये कि ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एक आउट क्लास स्टैंडर्ड्स पे खेली जा रही है। फास्ट बॉलिंग और एग्रेशन ये ऐसी चीज़ है जिनका जिक्र हमेशा साथ साथ किया जाता है, और मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने एग्रेशन, अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। शाहनवाज़ धानी, अगरचे इनका ताल्लुक लाड़काना से है, लेकिन ये खेल रहे हैं एबटाबाद के लिए एज अ गेस्ट प्लेयर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इन्होंने अपना फाइफर लिया है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। थैंक यू सो मच दानी भाई आपके टाइम के लिए। ओवरऑल बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है एबटाबाद के लिए एज अ गेस्ट प्लेयर खेलना, डायमंड में आपने फाइफर भी हासिल किया है, फीलिंग्स बताएं रेड बॉल क्रिकेट में वापस आकर। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक बड़ी ट्रॉफ़ी है हमारे डोमेस्टिक की, तो हर साल माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, और इस साल एज अ गेस्ट खेल रहा हूँ एबटाबाद की तरफ से, और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ टीम के साथ। और जो मेरे कुलीग हैं, पहले फ़खर ज़मान हमारे टीम के साथ थे, उसके अलावा अभी कामरान गुलाम ने हमें ज्वाइन किया है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है टीम का, और मोरल हाई है। और बिल्कुल ये फाइफर फर्स्ट इनिंग में मैंने लिया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और एक्साइटेड हूँ कि अपने टीम के लिए अच्छा सा अच्छा परफॉर्म करूँ ताकि मैचेस विन करें। दानी भाई ये बताएं कि रेड बॉल क्रिकेट जो है उसको आप खेलना कितना एंजॉय करते हैं, और ओवरऑल जो आपके रेड बॉल क्रिकेट की जर्नी रही है, 90 से ज़्यादा आपके फर्स्ट क्लास आउट है, तो आप इस रेड बॉल क्रिकेट की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, रेड बॉल क्रिकेट में बात करूं तो 2018 में मेरा डेब्यू हुआ था, और 2020-21 का जो सीज़न था वो मेरा पहला सीज़न था। उस पर मैंने 31 आउट किए थे, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे आप प्लेयर बनते हो, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, ये क्रिकेट आपको क्लासिकल प्लेयर बना देती है। तो बिल्कुल बड़ा एंजॉय करता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को। और लास्ट ईयर मैंने एज ए डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था, और उसमें मेरा हैट्रिक भी था, तो मेरे रेड बॉल में काफ़ी मेमोरीज़ हैं। तो ये मेरा चौथा फाइफर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और रेड बॉल क्रिकेट बड़ा एंजॉय करके खेलता हूँ। दानी भाई अपने बारे में कुछ बताएं, आप अपनी सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं, आपकी एनर्जी 4 डे मैच में भी हमने देखी है बड़ी ज़बरदस्त रहती है, तो किस तरह आप ये सारी एनर्जी जो है वो मेंटेन रखते हैं अपनी? जी बिल्कुल, बीइंग अ फास्ट बॉलर, हर बॉलर का अपना वे होता है सेलिब्रेशन का, एग्रेशन का। तो मेरा एग्रेशन डिफरेंस है, ज़ाहिर बात है डिफरेंट बॉलर से। तो मैं इंजॉय करता हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, चाहे वो पीएसएल में हो विकेट, मैं अपने विकेट को भरपूर तरीके से इंजॉय करता हूँ। ये मेरा वे ऑफ एग्रेशन है। अच्छा दानी भाई ये बताएं कि इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेके आपने कोई अपना गोल सेट किया है कि टॉप 5 में फिनिश करना है विकेट टेकिंग में, या अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना है? क्या पर्सनल गोल आपने सेट किया? जी बिल्कुल, जो इंडिविजुअली गोल यही है कि अपना बेस्ट करूं, और टॉप विकेट टेकर में मेरा नाम है, टॉप 3 में मैं फिनिश करूं, और जितना ज़्यादा मैं परफॉर्म करूंगा अच्छा, मेरे टीम के लिए भी बेहतर रहेगा, और पर्सनल मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो यही है, अगर टेस्ट टीम के लिए आना है तो टॉप 3 में फिनिश करना है। थैंक यू सो मच दानी भाई, उम्मीद करते हैं इसी बॉलिंग फॉर्म को आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त उसामा मीर मौजूद हैं जो कि सियालकोट की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उसामा, गुफ्तगू का आगाज़ ये करेंगे, इस बार आप सियालकोट की एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जो कि एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। पॉइंट्स टेबल में आप लोग दूसरे नंबर पे पेशावर से नीचे हैं, और हर मैच में आप पहले से बेहतर कर रहे हैं। सीनियर प्लेयर भी हैं और यंग टैलेंट भी है। ये कम्बिनेशन किसने बनाया, ये ज़रा रेसिपी हमें बताएं, राज बताइए आज। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर से ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर के हम चैम्पियन हैं, वहाँ से ये टीम कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, और बस यही है, यही कोशिश है कि हमारी कि जो लेगेसी शुएब मलिक यहाँ से छोड़ के गए सियालकोट को, जहाँ जिस पॉइंट पे थे, हम चाहते हैं कि हम सियालकोट को उसी जगह पे लेकर जाएं। तो उसके लिए सब लड़के बहुत एफर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से माशाल्लाह कम्बिनेशन, आई थिंक बीइंग अ कैप्टन मुझे इससे ज़्यादा कुछ चीज़
की ज़रूरत भी नहीं होगी, जिस तरह का कम्बिनेशन है, बहुत सारी सब कुछ ईजी है, हर लड़का जान मारा है इस रीजन के लिए कि इस रीजन को हमने टॉप पे रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर चैम्पियन थे, आज का मैच तकरीबन 15-20 रन हमें चाहिए और हम इसके बाद हम नंबर 1 आ जाएंगे। तो बहुत प्राउड की बात है और मेरे लिए बहुत प्राउड है कि इन और बहुत ज़्यादा हर लड़के के ऊपर मुझे उम्मीद भी है और इन पे बहुत ज़्यादा प्राउड भी है कि जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेल लिया, फैंटास्टिक। तो आपकी कप्तानी की क्या खास बात है, या आप क्या समझते हैं कि मेरी कप्तानी में कौन सी वो ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि जिससे टीम जेलिन भी है और ऑन द ग्राउंड कोई ज़ाहिर है जेलिन ना हो तो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आती है, जिसकी वजह से आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करी है इस ट्रॉफी में? टैलेंट तो चले है ही। ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, मैं ये कहूँगा मेरी टीम के लड़के बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मुझे कैप्टनसी में बहुत इजी हो जाता है। जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से जो भी हम एक प्लान करते हैं, और हम कभी ऐसा नहीं है कि जो मेरा प्लान है बस वही रहेगा। हम एक लाइक प्रॉपर टीम प्लान करते हैं और सबसे मशवरे होते हैं। इवन सबसे यंग अज़ान होगा, अज़ान भी जो मशवरा करता है उसको भी हम लेकर चलते हैं। सो इस ऐसा कुछ नहीं है कि कप्तान एक मसलत किया गया है, वो जिसने जो कह दिया वो कह दिया। हमने इसको एज अ टीम फैमिली लेकर चले हुए हैं। हमारी डिस्कशन होगी और जो प्लान हमारा होता है हम कोशिश करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें। सो फार अभी तक वही हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट भी जो है ना पॉजिटिव आ रहे हैं। उसामा, आपकी टीम में ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक तरफ यंग टैलेंट वो भी अच्छा खेल रहा है और सीनियर्स के आने से आपके पास वो जो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर चाहिए होता है आप समेत, वो भी मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए हसन अली के आने से कितनी मोटिवेशन मिली, क्योंकि हसन अली ना सिर्फ एक बड़े सीनियर बॉलर हैं बल्कि वो ज़रा ड्रेसिंग रूम का माहौल भी और जहाँ भी होते हैं वो माहौल उठा के रखते हैं। जी बिल्कुल, आप सब जानते ही हैं हसन अली, जिस तरह की वो एक एनर्जेटिक वाइब है उसमें, उससे माहौल हमेशा एनर्जेटिक रहता है, थोड़ा सा फ़न मोड में भी आता है। और फिर उसमें वो ये है ना, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ड्रेसिंग रूम में तो प्लेयर ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। बस यही उसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो टीम को उठाई रखता है और ऑब्वियसली वो जहाँ जाता है अपना एक इम्पैक्ट वो छोड़ता है। वही आज भी उस जिस तरीके से लाइक इस मैच में जो इम्पैक्ट उसने छोड़ा, जिस तरीके से वो एनर्जी जो हमारी एनर्जेटिक जो एनर्जी थी वो नज़र आई है, माशाल्लाह बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं सब इसको। ये बताइए अतहर महमूद कहीं सीन से गायब हो गए थे, 2-3 सीज़न हम उनको मिस करते रहे, लेकिन अभी इस सीज़न में वापस आए हैं तो सियालकोट को तो एक सिंगल हैंडेड ही उन्होंने मैच जितवा दिया था। उनकी बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं आप अतहर महमूद की? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड था पिछले 1-2 साल से, और जितना मैंने उसको देखा हार्ड वर्क करते हुए कम बैक के लिए, जितना उसने हंगर शो किया हुआ था और जो हार्ड वर्क उसका पीछे था उसका रिवार्ड उसको इसमें मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ कि मैं इतनी देर बाद आऊँ, कोई मैं डिफरेंट करना है ये वो उसी माइंडसेट के साथ आया जो माइंडसेट रिक्वायर होता है एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, एक फास्ट बॉलर को। उस तरीके से उसने बॉलिंग किया, बड़ी डिसिप्लिन और बड़ी लाइक चैनल बॉलिंग किया और जिससे उसको रिजल्ट भी मिला। वो आई थिंक टॉप 2 या 3 में है। राइट। मोहम्मद अली डेज़ी के बारे में बताएं, क्योंकि वो तो आपके एक बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, फास्ट बॉलिंग में हमेशा सियालकोट उन पे पिछले सालों में डिपेंड करती रही है। उनके होने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है एज अ स्किपर के? चलो जब तक हसन नहीं थे तो मोहम्मद अली मौजूद है टीम में। जी बिल्कुल, मेरी मोहम्मद अली की क्रिकेट जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, हमारी एक अकेडमी से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, उस अकेडमी का भी मैं ही कैप्टन था, तो मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमारा साइकी भी एक जैसे ना, वो मुझे समझता, मैं उसे समझता हूँ। मुझे पता है कि वो उसमें क्या कैपेबिलिटी है। ऑब्वियसली उसने पूरा पाकिस्तानी आउट किया हुआ है, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर एक को तो उसने आउट किया हुआ है, तो इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके स्टैट्स बोलते हैं हर सीज़न में उसने टॉप 5 में या नंबर 1 में फिनिश करता है। सो फार अभी भी वो जा रहा है। इस तरह का बॉलर आपकी टीम को का मोराल हाई करता है। सो हमेशा मैं बहुत इंजॉय करता हूँ मोहम्मद अली डेज़ी को, जितनी इसको सेंस है बॉलिंग की। मैंने अभी सो फार मैं अगर वो बोलूँ तो मेरी नज़र में वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, जितनी उसको सेंस है कि किस तरीके से आउट करना है। और हमेशा हमें जब भी फंसते हैं तो एक वाहद एक डेज़ी होता है जो अपना हाथ खड़ा करता है और आता है और टीम के लिए एफर्ट करता है। तो इस तरह के बॉलर बहुत बहुत कम आते हैं। उसामा, थोड़ी आपकी बात करते हैं, क्योंकि आपके पास बॉलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है और बीइंग इन कैप्टन अक्सर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि आपको इतना बॉलिंग का मौका नहीं मिला अभी तक इस ट्रॉफी में। ज़रा आप अपने टीम को खिला रहे हैं, आपने अपने लिए क्या टारगेट सेट किए हुए हैं? क्योंकि आप लीग क्रिकेट में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रॉफी में एक प्लेयर टारगेट कर रहा होता है कि ये एक लंबा सीज़न होता है, मैं इसमें कुछ अपने सर्टेन गोल्स होते हैं जिसको प्लेयर अचीव करना चाहता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब मैंने पहली दफ़ा इतना लंबा सीज़न खेला, ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास कप से खेल रहा हूँ, लेकिन इतने कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस मुझे नहीं मिले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में।
2023 में जब मैं 2022 में जब मैंने सेंट्रल पंजाब से सीज़न खेला, जब मैंने बहुत लंबे स्पेल्स करवाए, उससे मेरी वाइट बॉल की क्रिकेट बहुत इंप्रूव होगी। सिर्फ मेरा माइंडसेट भी यही है, लास्ट ईयर भी यही, कि मैंने सिर्फ अपने आप को इसमें फ़िट करना है, अपने फिज़िकली एंड अपनी बॉलिंग को बेहतर करना है। ऑब्वियसली मैं जैसे ही यहाँ से वाइट बॉल की तरफ जाता हूँ, मेरी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। एग्जैक्टली लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, मैं यहाँ से लंबे स्पेल्स करके जब मैं गया हूँ, पहले चैम्पियंस T20 खेला, मेरी बॉलिंग डिफरेंट थी, क्योंकि वो आपको खुद फील होता है कि जब जहाँ आप बॉल कराना चाहते हो क्या वो हो रहा है, जो आप करना चाह रहे हो वो हो रहा है। तो वो तब भी होता है जब आपके पीछे बहुत प्रिपरेशन हो, बहुत लंबे ओवर्स करवाए हों। मैं उसके बाद बिग बैश के लिए गया, मैंने वहाँ एक्सेप्शनली अच्छी बॉलिंग करवाई, क्योंकि उसके पीछे प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा थी रेड बॉल की। तो इसी साल भी यही गोल है कि मैं यहाँ अपनी बॉलिंग करूँगा, इसको एंजॉय करूँगा अपनी बॉलिंग को, और जो इवेंचुअली मेरी वाइट बॉल क्रिकेट आएगी उसमें मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। राइट उसामा, जाते जाते ये जानेंगे आपसे कि हम देखेंगे फिर इस साल सियालकोट को एक बार फिर से टाइटल को डिफेंड करते हुए? इंशाअल्लाह ताला उसी के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश हमारी तरफ से पूरी होगी। रिज़ल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। हमने जो भी बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं इस रीजन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सियालकोट की वो इस लेगेसी को उठाएं, क्योंकि बहुत से बहुत टैलेंट है उस रीजन में। सबको पता ही है कि अगर आप T20 की बात करें, सबसे ज़्यादा टाइटल्स हैं उस टीम के पास, सियालकोट स्टैलियंस के पास। तो हम चाहते हैं कि उसी चीज़ को दोबारा उठाएं, उसी चीज़ की तरह वो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सियालकोट का एक नाम हो। सिर्फ यही है कि मैं कोई इस सियालकोट को दोबारा से हमने एक ब्रांड बनाना है इंशाल्लाह। अच्छा नुमान, आपको पता है अब हम किस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हमने समरीज तो डिस्कस कर ली, अब बेहतर है लीडर बोर्ड की बात कर लेते हैं। चलिए जी, लीडर बोर्ड की बात करें और बैट्समैन का जिक्र करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले टॉप जो 4 बैटर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं और आखिरी जो है वो राइट हैंडर है, जिसमें टॉप पे हैं भावलपुर के साद खान, सेकंड नंबर पे हैं इस्लामाबाद रीजन के शामिल हुसैन, और तीसरे नंबर पे हैं कराची के साद बेग, चौथे नंबर पे हैं सरमद भट्टी, 5वें नंबर पे हैं वाहिद, टॉप 5 में राइट हैंड बैटर यासिर खान। अमर, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आप तो बात कर रहे हैं टॉप बैटर्स की, जहाँ पहले 4 लेफ्ट हैंडेड हैं, आखिरी राइट हैंडेड है। जबकि अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में पहले 4 बॉलर जो हैं वो राइट आर्म बॉलर्स हैं और आखिरी बॉलर जो हैं वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। अगर हम बॉलर्स का ओवरऑल जिक्र करें तो मोहम्मद अब्बास इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं 23 विकेटों के साथ। मोहम्मद अली ने भी 23 खिलाड़ियों को आउट किए हैं, जबकि इसके अलावा 21 विकेटें हासिल की हैं साकिब खान ने, जिनका ताल्लुक कराची ब्लूज से है। 20 खिलाड़ियों को अतर महमूद ने आउट किया, जबकि इस लिस्ट में आखिरी जो लेफ्ट आर्म पेसर है मोहम्मद आजम, उन्होंने 18 विकेटें हासिल की हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 का सीज़न जहां यंग बैटर्स आज़ान अवैस और शामिल हुसैन जैसे प्लेयर्स के लिए ब्रेक थ्रू सीज़न रहा है, वहीं बॉलिंग में अतर महमूद का भी एक शानदार कमबैक हमने इस सीज़न में देखा है। 2 साल तक इंजरी की वजह से पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हलकों से बाहर रहे, लेकिन उसके बाद क्या धमाकेदार कमबैक किया है अतर ने कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 की लीडिंग विकेट टेकर्स के चार्ट में मौजूद है। मेरे साथ आज गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले अतर महमूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड क्या है, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग सुपरस्टार हसन अली हैं उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है? जी नुमान भाई, मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक़ है और हसन भाई मेरे कज़न है। मेरा क्रिकेट का स्टार्ट जो है वो गुजरांवाला से ही हुआ है, क्लब क्रिकेट से ही। तो मैंने अपने कैरियर में जो भी सीखा है वो हसन भाई से पूछ के, बॉलिंग जो जैसे वो उनका एक्सपीरियंस था उनसे मैंने सीखा है। तो मेरा फ़र्स्ट क्लास का जो स्टार्ट है वो PTV से हुआ है। तो उससे पहले मैं सियालकोट से अंडर 19 खेला, अंडर 16 खेला। तो उसके बाद फिर मैं नॉर्दर्न की तरफ से खेला हूँ। उसी दौरान मैं PSL खेला। तो फिर मुझे इंजरी हुई है, इंजरी के फ़ौरन बाद फिर अभी ये जो सीज़न चल रहा है सियालकोट की तरफ से मुझे खेलने का मौका मिला है। तो मेरे लिए बड़ा प्राउड है कि मैं सियालकोट जैसी बड़ी टीम की तरफ से खेल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस जा रही है। परफॉर्मेंस का आपने जिक्र किया, इसका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डिफरेंट किस्म के हमें सरफेसेस देखने को मिल रहे हैं। पेशावर में डिफरेंट विकेट है, एबटाबाद में डिफरेंट है, KRL ग्राउंड में डिफरेंट है। तो ओवरऑल उन पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस किस तरह रहा है और किस तरह आप डिफरेंट वेन्यू पर, डिफरेंट सरफेस पर अपना गेम प्लान एडजस्ट करते हैं? बिल्कुल, ये जो जहाँ हम जा रहे हैं वेन्यू बिल्कुल चेंज है, वेदर चेंज है, और वेदर के हिसाब से, पिच कंडीशन के हिसाब से हमें जो प्लान मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जाके हम अपना अप्लाई कर रहे हैं और जो प्लान है तो उसी पे हमें सक्सेस मिल रही है। अगर आपकी टीम की हम बात करें तो आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद हसनैन है, इसके अलावा हसन अली हैं, मोहम्मद अली हैं। इनके साथ क्या कुछ सीखने को मिलता है नई बॉल शेयर करके, पुरानी बॉल से बॉल करके? क्या कुछ आपके लिए लर्निंग कर्व रहा है इस सब में?
जी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं वो सारे, इंटरनेशनल भी एक्सपीरियंस है, तो जहाँ पे भी हमें कुछ थोड़ा मुश्किल पेश आती है वो हमें गाइड करते हैं कि हमने अच्छे एरिया में हिट करना है, हमने इस बैट्समैन को ऐसे प्लान करना है, और उसी प्लान पे हम जाके तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओवरऑल इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी को लेकर आपके कोई आपने अपना कोई पर्सनल गोल सेट किया हुआ है, टॉप 5 में ख़त्म करना है, टॉप 3 में ख़त्म करना है, क्या आए कर रहे हैं इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी के बाद आप? बिल्कुल, मैं गोल तो यही लेके आया हूँ कि टॉप पे फिनिश करूँ, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं टॉप पे फिनिश करूँ, और जो मेरे गोल्स हैं आगे वो उनको मैं अचीव करूँ इंशाल्लाह। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम बात करें कुछ ऐसे ऑलराउंड क्रिकेटर्स की कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको अगर किंग कहा जाए तो गलत नहीं है, ऐसे ही एक खिलाड़ी खालिद उस्मान जो कि एबटाबाद के लिए बहुत वक्त से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस सीज़न में भी वो एक सफ़ा अव्वल के खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं एबटाबाद की टीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। खालिद, क्या चीज़ आपको इतनी मोटिवेट करती है कि हर सीज़न में आपकी परफॉर्मेंस होती है? मतलब ये तो अभी कोई नई बात नहीं है, इस सीज़न में भी आपने 300 प्लस रन्स कर दिए, 2 मरतबा 5 खिलाड़ियों को आउट किया, आपकी गालबन 13 विकेट्स हैं। सो क्या आपकी जो वर्क रूटीन अच्छी है, फोकस ज़्यादा अच्छा है, क्या है कि आप हर सीज़न में परफॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपना मेहनत करता हूँ और हमेशा जो फ्री टाइम मिलता है तो उसमें जाता हूँ ग्राउंड में, और जिम भी करता हूँ, साथ साथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो जब ये चीज़ें मैं करता हूँ तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है और ग्राउंड में मुझे खड़ा करती है, और उसी वजह से मैं परफॉर्म भी करता हूँ। खालिद, ये बताएं कि अब ये भी एक अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तान में कि प्लेयर जो है वो एज के साथ ज़्यादा बेहतर होता जाता है, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। आपने हालिया सालों में देखा कि नुमान अली ने भी जिस एज में डेब्यू किया, अभी रिसेंटली आसिफ आफरीदी, आप दोनों साथ में भी खेले हुए हैं, तो उनका डेब्यू हुआ। ये चीज़ आपको भी मोटिवेट करती है कि स्टिल मैं जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा हूँ मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि मैंने आपको बता दिया, अभी भी रिसेंटली हमने फ़िटनेस टेस्ट दिए तो माशाल्लाह से फ़िटनेस बहुत अच्छी रही है, और 4 दिन के मैचेस होते हैं तो आपकी फ़िटनेस नहीं होगी तो आप नहीं खेल सकते। तो यही चीज़ें मोटिवेट भी करती है, और आगे मतलब है कि नज़र आता है कुछ कि यार वो फैक्टर भी ख़त्म हो गया एज फैक्टर का, कि जिस तरह लड़कों को डेब्यू हो रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ उससे और अपनी मेहनत करता हूँ, परफॉर्मेंस देता रहूँगा इंशाल्लाह, तो शायद कहीं ना कहीं चांस मिल जाए इंशाल्लाह। इस सीज़न में तो आप परफॉर्म कर ही रहे हैं, वैसे तो आप हर सीज़न में कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं, बहुत सीनियर आप परफॉर्मर हैं। पिछले सीज़न में आप कप्तान भी थे, उस सीज़न की परफॉर्मेंसेस के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि लास्ट ईयर मैंने इधर एबटाबाद को लीड किया था, और हम फर्स्ट टाइम मतलब है 6-7 साल बाद फर्स्ट क्लास में आए थे, तो हमने टॉप 4 में फिनिश किया था उस साल, और उसमें भी 13-14 आउट किए थे, 300-350 रन्स किए थे, और फिर डिपार्टमेंट की कप्तानी की कराची में वाबड़ा की, तो उसमें भी 42 विकेट्स लिए थे मैंने और 500 रन्स किए थे। तो कुल मिला के 13 मैचों में मैंने 800 रन्स किए थे लास्ट ईयर, और 52 आउट किए थे, और स्पिनर में मैं टॉप पे था पाकिस्तान में। तो बस यही है कि यही चीज़ें मोटिवेट करती है मुझे कि यार मैं कहीं ना कहीं कोई चांस मिल जाए तो इंशाल्लाह परफॉर्म करूंगा, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए खेल जाऊँ। बिल्कुल सही, क्योंकि खालिद एज अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे कुछ ऐसे प्लेयर शायद सोचते होंगे कि हमें तो कभी कभी कॉल ही नहीं आ सकती, और अचानक से जब ऊपर वाले ने आपके लिए एक वक्त लिख दिया हो तो आ जाती है। जैसे आसिफ आफरीदी देखा हो तो उसको नहीं पता था, बिल्कुल आ गई। अभी रिसेंटली उस्मान तारिक को फ्रॉम नो वे उसको कॉल आ गई, तो आप भी किसी ऐसी एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि बस हमारे हाथ में मेहनत है, और बाकी किस्मत की बात है, और जिस दिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा इंशाल्लाह। नुमान, अब हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसे अंडररेटेड परफॉर्मर्स का कि जो कहीं ना कहीं परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनका अब तक उस तरह से जिक्र नहीं हो पाया है। मैं जिक्र करूंगा अतर महमूद का, मैं जिक्र करूंगा बहावलपुर के मोहम्मद अमार का, और मैं जिक्र करूंगा फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फ़हामुल हक का। अब आप ये मुझे बताओ इनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? या सबसे पहले हम चलते हैं फ़हामुल हक की तरफ, जिन्होंने बहुत शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है फैसलाबाद की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट पेशावर। एक हाई वोल्टेज मुकाबले में उन्होंने शानदार सेंचुरी की। इसके अलावा इस कायद आज़म ट्रॉफी में वो तवातुर से जो है वो हाफ सेंचुरीज भी स्कोर करते आ रहे हैं। फिर भावलपुर के मोहम्मद अमार हैं, अंडर 19 क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं, कायद आज़म ट्रॉफी के इस सीज़न के अपने पहले मैच में उन्होंने शानदार सेंचुरी की, देन बैक टू बैक जो है वो हाफ सेंचुरी स्कोर करके आए हैं। इसके अलावा अगर हम अतर महमूद की बात करें, जिनका ओरिजिनली ताल्लुक तो गुजरावाला से है लेकिन वो खेल सियालकोट की तरफ से रहे हैं, 2 साल इंजरी के बायस वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर रहे, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया। 20 खिलाड़ियों को अब तक इस कायद आज़म ट्रॉफी में वो आउट कर चुके हैं, और जो लीडिंग विकेट टेकर्स का चार्ट है इन टॉप 5 बॉलर्स में अतर महमूद का भी शुमार होता है। चलिए चलते हैं और निगाह डालते हैं कि कायद आज़म ट्रॉफी के सीज़न में राउंड 5 के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है।
पॉइंट्स टेबल की बात करें राउंड 5 मुकम्मल होने के बाद तो सियालकोट ने पहली पोजीशन छीन ली है पेशावर रीजन से, जिनके पॉइंट 92 है। 5 मैचेस खेल के 3 जीते और कोई नहीं हारा। पेशावर ने 5 मैच खेल के 3 जीते, 1 हारा, 1 ड्रॉ, 84 पॉइंट है। इसला तीसरा फैसलाबाद, चौथा लाहौर, 5वां कराची, छठा बहावलपुर, 7वां मुल्तान, जबकि फाटा, एबटाबाद और इस्लामाबाद बदतदरीज 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर मौजूद है। तो इस तरह से आधी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खत्म हो चुकी है और अब टीमों के दरमियान जंग आगे पहुंचने की बढ़ती जा रही है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के राउंड 5 में हमें बहुत ही शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं। जो राउंड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टीमों में खींचातानी बढ़ रही है। कौन टॉप करेगा, कौन बॉटम पे जा रहा है, ये फैक्टर जो है वो इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को और भी दिलचस्प बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिकेट सर्कल की ये एपिसोड पसंद आई होगी। हमारे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने फीडबैक देना नहीं भूलना। और अब अपने मेज़बान नोमान चौधरी और अहमद नजीब सत्ती को इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।